गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से सेहतयाब होंगे और इन दिनों का बरसात का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे 1700 से 1800 ईस्वी के इन 100 सालों में भारत और पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, अब हम भारत को हिंदुस्तान बोलेंगे क्योंकि अब हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर और अच्छा नाम हो चुका है। मुग़ल डायनेस्टी की बात करें तो 1707 में औरंगज़ेब, जो कि आखिरी ताकतवर मुग़ल एम्पायर माने जाते हैं, क्योंकि औरंगज़ेब के ऐसा माना जाता है कि कुछ नीतियों की वजह से पूरा मुग़ल डायनेस्टी पर असर होने लगा और इसी वजह से पूरी मुग़ल डायनेस्टी बाद के 100 सालों में भर कर गिरने से ज़्यादा ख़राब हालत में पहुंच गई। औरंगज़ेब की मौत के बाद नवाब और राजा आपस में ही खुद को अलग राजा मानने के लिए लड़ने लगे और यही वो औरंगज़ेब का 1707 के बाद का वक्त है जब हिंदुस्तान में छोटे छोटे नवाब और छोटी छोटी राज्य रियासतें पनपने लगे और अलग अलग होकर बहुत से राजा और नवाब बन गए। मराठों की बात करें तो मराठों की अब शुरुआत बहुत अच्छे से हो चुकी है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब के समय में ही सन 1700 के बाद मराठों की ताकत को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना दिया था और मराठों में पेशवा, जो कि मराठा साम्राज्य में एक प्रधानमंत्री के तौर पर होते थे, उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। एक पेशवा बाजीराव के बारे में आपने कुछ फिल्मों या कहानियों में सुना होगा। बाजीराव भी एक पेशवा थे जो इतने ताकतवर थे कि उनके सामने छत्रपति, उनका नाम बाद में बताते हैं, छत्रपति भी उनके आगे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते थे। अब मराठे उत्तर भारत यानी कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक अपनी ताकत को पहुंचा चुके हैं और इसके बाद 1739 में नादिर शाह, जो कि अफ़गानिस्तान का एक लुटेरा राजा था, उसने दिल्ली पर हमला कर दिया और मुग़ल साम्राज्य शाह आलम रंगीला से तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा भी ले गया। नादिर शाह ने, ऐसा माना जाता है, दिल्ली में कत्लेआम
करवाया और इस कत्लेआम को रुकवाने में हैदराबाद के निज़ाम और दूसरे राजाओं ने मीडिएशन करवाकर नादिर शाह को दिल्ली में और ज़्यादा हमले या बर्बाद न करने के लिए समझाया गया और मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को बहुत सारा सोना, अशरफी और हीरे जवाहरात देकर दिल्ली से विदा कर दिया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफ़गानिस्तान का राजा था, उसने कई बार हमला किया और तीसरे पानीपत की लड़ाई, जो कि मराठों और अब्दाली के बीच 1761 में हुई थी, उसमें मराठे हार गए और यहीं से मराठों की एक कमज़ोर या यूँ कहें कि कमज़ोरी लोगों के सामने आ गई कि मराठे हार भी सकते हैं। और 1700 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा दखल देने लगी, क्योंकि हिंदुस्तान के छोटे छोटे स्टेट या रियासतें इतनी कमज़ोर थीं कि वो जाने अनजाने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की मदद लेते रहते थे। और इसके बाद 1757 में प्लासी की बैटल हुई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और ये हार अंग्रेज़ों ने बहुत ही कूटनीति से की थी। सिराजुद्दौला के मंत्री उनका नाम मुझे याद है, उसको नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, जिसकी वजह से मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने अपने तरफ नवाब बनने का लालच देकर मिला लिया और सिराजुद्दौला की इस प्लासी के बैटल में 1757 में हार हुई। और इस तरह से बंगाल, जो कि तब रेवेन्यू पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जनरेट करता था, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा हो गया। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने मुग़ल डायनेस्टी और बहुत सारे नवाबों को हरा दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, वो मुग़ल जो 200 साल तक इस हिंदुस्तान पर अपने ताकत और अपने जज्बे से हुकूमत कर रहे थे, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक फर्म थी, इंग्लैंड की एक ऐसी बिजनेस फर्म है जिसका काम है रेवेन्यू जनरेट करना, उस बिजनेस फर्म ने मुग़ल एम्पायर के राजाओं के
शहंशाहों और कई नवाबों को हरा दिया और बंगाल के बाद बिहार, उड़ीसा पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का कब्जा हो गया। अब साउथ में जाते हैं तो वहाँ मैसूर एक ऐसी रियासत थी जिसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और उनके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से कई बार लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अंग्रेज़ों की चाल और कूटनीति से टीपू सुल्तान भी हार गए और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। और अब 1800 तक आते आते पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का कब्ज़ा हो चुका है और अब पूरी हिंदुस्तान की छोटी छोटी रियासतें अंग्रेज़ों के ताकत और उनकी काबिलियत के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हैं, यानी कि पूरी तरह से निर्भर हैं। और जैसा अंग्रेज़ या ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है वैसे ही पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे राजा उस काम को कर रहे हैं। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस फर्म थी, लेकिन जो इस फर्म को चलाने के लिए हिंदुस्तान में लोग इंग्लैंड से भेजे गए थे, उन्होंने कंपनी के अलावा भी खुद के फ़ायदे के लिए हिंदुस्तान के नवाबों और राजाओं से अलग अलग कंप्रोमाइज़ किए हुए थे और वो कुछ कमाई का हिस्सा खुद अपने लिए अपने घर इंग्लैंड भेजते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि सन 1900 में अंग्रेज़ या यूँ कहें कि इंग्लैंड के आवाम बहुत ही ज़्यादा वेल क्वालिफाइड और वेल कल्चर्ड मानी गई, क्योंकि उनका पैसे जो कि हमारे हिंदुस्तान से ही दूसरी तरहों से लूटे गए थे, उससे इंग्लैंड की आवाम और वहाँ की कंपनियों को अपना लाइफ स्टैंडर्ड बदलने का मौका मिला और हम हिंदुस्तानी उस पैसे के जाने से लाइफ स्टैंडर्ड को और डाउन नीचे नीचे करते रहे। दोस्तों, आज आपने सुना 100 सालों का इतिहास। अब कल मिलेंगे और कल सुनेंगे 1800 से 1900 के 100 सालों का इतिहास। शुक्रिया।